मैं संगीता बिश्नोई आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ और आज मैं माता का आंचल पाठ का शेष भाग आगे पढ़ाऊँगी और व्याख्या भी स्पष्ट करूँगी, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भी स्पष्ट हो जाएंगे। और आशा करती हूँ कि जितना मैंने पहले पढ़ाया था वो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। आइए पढ़ते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कृतिका किताब का माता का अंचल पाठ का पृष्ठ 1 और तृतीय पृष्ठ का आधा पृष्ठ पढ़ा था। अब उसके आगे पढ़ते हैं। और पिछली कक्षा में हमने भोलानाथ के अपने पिताजी के साथ बिताए गए विभिन्न प्रसंगों के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो कि बहुत ही रोचक था। अब हम आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ 3 का तृतीय पैरा। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ भी हम चौके पर खाने बैठते। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि भोलानाथ अपने पिताजी के साथ हंसते खेलते जब घर आता है और घर पर आने के बाद चौके में खाने पर बैठते, यानी किचन में वो खाने के लिए बैठते थे और वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके भोलानाथ के पिताजी अपने हाथ से एक फूल के कटोरे में गाय का दूध और भात सान कर माने मिला कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर जाना माने भर पेट से अधिक खा लेना, यानी कि जब भोलानाथ खाना खा करके थोड़ा पेट भर जाता था तब माँ कहती थी कि माँ उसको भोलानाथ को खिलाने की जिद करती थी और वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा सा दाना आप बच्चे के मुंह में डाल के खिलाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप जब बार बार थोड़ा थोड़ा दाना खिलाएंगे और उसको लगता है कि बहुत बार आपने उसको खाना खिलाया, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। भोलानाथ की माँ भोलानाथ के पिताजी से कहती कि आपको खाना खिलाने का ढंग नहीं पता, बच्चे को तो मुंह भर करके खाना खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो यहाँ पर उनकी माँ एक कहावत के तौर पर कहती हैं कि जब बच्चा बड़े बड़े खाना का कौर जो है मुंह में जो खाने का कौर है वो बड़ा बड़ा जाएगा, तभी वो इस दुनिया में अपना स्थान अच्छा पा सकेगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ। आगे उसकी माँ कहती हैं, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए माने मर्द बच्चों क्या जाने कि बच्चों को किस प्रकार खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। महतारी माने माता के खिलाने से ही बच्चे का पेट भरता है। यदि यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर माँ अपने बच्चे को बहला फुसला कर दही भात, दूध, गोरस और भात मिला करके तोता, कबूतर, मैना आदि के नाम से बनावटी कौर बना करके बच्चे को खिलाती थी, जिससे कि वो पेट भर के खा ले। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो यहाँ पर जब देख लेते थे पिताजी भी कि माँ के द्वारा बच्चे भोलानाथ को ठीक से खाना खिला दिया गया है, तब पिताजी कहते थे, अच्छा अब तुम बहुत राजा बेटा बन गए हो, जाओ अब तुम खेलो। तो यहाँ पर जितना मैंने अभी पढ़ाया है आपको, उसको मैं संक्षेप में आपको समझा देती हूँ। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सानकर या मिलाकर खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया। बच्चे को भर मुँह खिलाना चाहिए।
माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती कि यह तोते के नाम का कौर है और ये कबूतर के नाम का कौर है। ऐसा करते करते माँ अच्छे से खूब खिला देती थी। तब पिताजी भोलानाथ को खेलने के लिए कहते और भोलानाथ खेलने के लिए निकल जाते थे। यहाँ पर भोलानाथ के माँ और बाबूजी उसे खिला पिला करके खेलने के लिए कहते हैं। और अब हम पृष्ठ चौथे पर आ गए हैं। चौथे पृष्ठ का पहला पैरा। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लेखक कहते हैं कि खाने पीने के बाद भोलानाथ उछलने कूदने लगते थे और रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर के वो गली में बाहर निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। आगे लेखक कहते हैं कि माँ भोलानाथ को जब कभी अचानक से पकड़ लेती तो और हम छटपटा के भागने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी मेरी माँ चुल्लू भर कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। चुल्लू भर माने एक हाथ में लेकर के, कड़वा तेल माने सरसों का तेल लेकर के हमारे सिर पर लगा देती थी और हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे और पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। तेल बोत कर माने माँ बाबूजी मना भी करते थे, बिगड़ जाते थे, लेकिन फिर भी माँ ज़बरदस्ती करके सिर में तेल पूरा भर देती थी अच्छी तरह से और उबट करके ही अच्छी तरह से लगा देती थी। फिर हमारी नाभि और ललार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। इसके बाद माँ भोलानाथ को तैयार करने के लिए उसकी नाभि और ललाट माने माथे पर काजल की बिंदी लगाती और चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन फूल और उसमें चोटी बांध करके उसमें फूलदार लट्टू बांध देती और उसके बाद रंगीन कुर्ता टोपी पहना दे करके तैयार कर देती और कहती हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। और फिर वो कहती तुम कन्हैया बन गए हो और और भोलानाथ रोता रोता सिसकता सिसकता बाहर आ जाता और बाबूजी की गोद में जाकर के बैठ जाता। बाहर आते ही हमारी बाहर जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था और जैसे ही वो बाहर निकलता था तैयार होकर के, बाहर उसको उसके संगी साथियों का बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते। अभी तक तो भोलानाथ सिसक रहा था क्योंकि उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसके सिर में तेल लगा दिया, चोटी गूंथ दी और फूलदार लट्टू बांध दिया, इसलिए वो सिसकते हुए पिताजी के पास चले जाते थे। लेकिन जब वो अपने संगी साथियों को देखते हैं तो अचानक से वो सिसकना भूल करके बाबूजी की गोद से उतर पड़ते, यानी पिताजी की गोद पे जो चढ़े हुए थे भोलानाथ जी नीचे आ जाते हैं और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते हैं। और जो उनके बालकों का जो समूह होता है, हमजोली होती, उनके साथ मिल करके वो तमाशे खेल कूद करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। लेखक कह रहा है कोई तमाशे भी एक जैसे नहीं थे, बहुत तरह तरह के तमाशे वो करते थे। जैसे चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता। चबूतरे माने जो घर के बाहर का चबूतरा होता था उसका एक ही कोना ही नाटक घर बनता था, मतलब उस चबूतरे को नाटक का एक घर का रूप दे देते थे। और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती थी, यानी उसके पर वो लोग बच्चे उस चौकी को ले आते थे जिसके ऊपर बाबूजी नहाते थे और उसी पर उसको वो रंगमंच बना देते थे जिसके ऊपर वो नाटक करते थे। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज़ का चंदोआ तानकर माने एक छोटा सा शामियाना जैसा बना लेते थे। उस चौकी के ऊपर एक छोटा सा शामियाना सरकंडे के खम्भे बनाते थे, मतलब उसके, और कागज़ का एक शामियाना जैसा बना लेते थे
और उसको जो चंदोआ बनाते थे, छोटा सा शामियाना बनाते थे, उसके अंदर क्या करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। यानी कि उस चौकी के ऊपर एक मिठाई की दुकान तैयार की जाती थी, जिसके अंदर सरकंडों के खम्भे बनते थे और कागज़ का शामियाना बनता था। और उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, यानी कि जो खोचे जो कपड़े होते थे उसके थालों में रख कर के ढेले के लड्डू बन जाते थे, और पत्तों की पूरी और कचौड़ी बन जाती थी। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, यानी जो घड़े टूट फूट जाते हैं उनके बताशे बनाते थे। बताशे और मिठाइयाँ आदि बना करके सजाई जाती थी। और ठीकरों के बटखरे, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, और छोटे छोटे जो जस्ते के टुकड़े होते हैं उसके वो लोग पैसे बनाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। और वो बच्चे कहते हैं हम ही लोग खरीदने वाले हैं और हम ही लोग दुकानदार बन जाते हैं। और बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी वहाँ पर आते थे तो वो गोरखपुरिये पैसे से खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बनाते। अभी तक तो वो बाहर के चबूतरे पर एक दुकान बना रहे थे मिठाई की, अब उसको वो थोड़ी देर बाद उसको बिगाड़ देते हैं और उसकी जगह वो एक घरौंदा घर जैसा बना देते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बढ़ाकर माने उस दुकान को हटा देते थे और हटा करके एक घरौंदा बना लेते थे। और धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बन जाता, दातून के खम्भे बनते, जो दातून करते हैं, नीम के पेड़ की डंठल जो होती है डगाल, उसके खम्भे बनते थे। और दियसलाई की पेटियों के किवाड़, दियसलाई माने जो माचिस होती है उसके अंदर की जो वो बॉक्स होता है उसके दरवाजे बनते थे, किवाड़। घड़े के मूड़े की चूल्हा चक्की, और घड़े का जो मुंह का ऊपरी हिस्सा होता है उसका चूल्हा चक्की बन जाता। और दिए की कढ़ाई, जो दीपक होता है उसकी कढ़ाई बन जाती। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बन जाती, जिससे बाबूजी पूजा के टाइम पर आचमन करते थे, वो कलछी बन जाती थी उनकी। और पानी को वो घी के रूप में देखते थे। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार माने भोजन तैयार करते थे, क्योंकि अब वो घरौंदा बना रहे थे, घर बना रहे थे, तो उसमें सब खाने पीने की चीज़ें वो तैयार कर रहे थे। और हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठती थी। तो यानी ज्योनार करने वाले भी वही बच्चे थे और ज्योनार बैठाने वाले भी थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते। जहाँ पर पंगत बैठती थी बाबूजी भी धीरे से आ जाते थे और पंगत के अंत में जीवने माने खाने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। और जैसे ही बाबूजी आते तो भोलानाथ कहते हैं कि वो और उनके मित्र वो घरौंदा जैसे जो उन्होंने बनाया था, जो अपनी सृजनता क्रिएटिविटी दिखा करके उन्होंने इस तरह की कल्पना के आधार पर जो अलग तरीके का घरौंदा बनाया था वो बिगाड़ करके भाग जाते थे। और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और फिर वो भोलानाथ से कहते थे कि बेटा अब कब हमारे लिए भोजन होगा, और सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तो ये यहाँ पर इस अंश में हमने बच्चों की काल्पनिक शक्ति के आधार पर सृजनता देखी है, जिसके आधार पर उन्होंने नए तरीके से जो चीज़ वहाँ पर उनके पास उपलब्ध थी उसी के आधार पर उन्होंने अपने घरौंदे का निर्माण किया था। ये अभी जो हमने पढ़ा था उसको मैं संक्षेप में आपको बताऊंगी। माँ तेल की उपटन करती, तब तरह तरह के खेल बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं, उसमें भोलानाथ का भी पूरा योगदान रहता है। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती।
चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और मैं सिसकता रहता। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते और इंतज़ार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता। इसके अंदर आपका एक प्रश्न भी है कि क्या वजह है कि या आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसके अंदर मैं आपको अभी यहीं प्रसंग आया तो समझा देती हूँ कि शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि रखता है। उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि उसे बड़ों के साथ खेलने में नहीं मिलती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक कारण भी यहाँ पर प्रतीत होता है। बच्चों को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और उनके साथ झुंड में देखते ही खेलने के लिए तत्पर हो उठता है। और वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलने लगते हैं। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते हैं, कागज़ का शामियाना बनाते हैं या टेंट लगाते हैं, मिठाइयों की दुकान लगाते हैं, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते हैं, पत्तों की पूड़ी, कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़े के बताशे बनाते हैं और दुकान सजाते हैं। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते हैं। हम बच्चे ही खरीदार होते हैं और हम बच्चे ही दुकानदार होते हैं। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके वो घरौंदा बनाने लगते हैं। रेत की मेड़ ही दीवार बनती है। तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दियसलाई की पेटियों के किवाड़ बनते हैं। पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का उपयोग करके च्यूनार तैयार करते हैं। हम ही बच्चे पंगत में बैठते हैं क्योंकि खाना तैयार हो गया और सारे बच्चे मिलकर के लाइन से पंगत पर बैठते हैं खाना खाने के लिए। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी भी बैठ जाते हैं। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़कर भाग उठते थे क्योंकि वो शर्मा जाते थे और वह भी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते थे, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। आपको बच्चों अब हम कृतिका का माता का अंचल पाठ के प्रश्नोत्तर जो किताब के आखिरी में दिए गए हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं। पहली स्लाइड में 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। इन प्रश्नों को मैं समझा करके आपको स्पष्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव होता है, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चे के पिता उनके प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे, उसे किसी न किसी प्रकार अधिकांश समय अपने साथ रखते थे, अतः शिशु का पिता के प्रति अधिक लगाव स्वाभाविक था। यह बात सही है कि इस कहानी में बच्चे का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव दिखाया गया, लेकिन बच्चे अपने पिता और माता को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जब उन्हें अत्यधिक सुरक्षा की भावना घेर लेती है तो वे अपनी माँ से सहारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं। पिता से बच्चे बाहरी दुनिया के बारे में सीखने को अधिक उत्सुक और जागरूक रहते हैं। माँ ममता और स्नेह की मूर्ति मानी जाती है। शायद इसीलिए वह बच्चा विपदा के समय अपनी माँ के शरण में जाता है। भोलानाथ माँ की गोद में सुरक्षा की गारंटी के साथ वात्सल स्नेह की पूर्ण अनुभूति करता है। दूसरा प्रश्न, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब उनका कोई प्रिय खिलौना उन्हें मिल जाता है तो वे तुरंत ही पिछला सब कुछ भूल कर अपने खेल में खो जाते हैं। अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को जी भर कर खेलने का मौका मिल जाता था। शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ उसे खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ उसकी नहीं होती है।
दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि बच्चों को अपने साथियों के बीच में सिसकने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि इसलिए उन्हें देखकर भोलानाथ सिसकना भूल जाता था। प्रश्न 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। जैसे कि पुराने ज़माने के लोग, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी अक्सर हमें ऐसी तुकबंदियों के बारे में बताते हैं और वो गाते भी रहते हैं। तो अब तुकबंदी के नाम पर कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि कुछ गीत उन्हें आते हैं या मोगली वाला गीत याद है, इस तरीके की वो बच्चे बात कर सकते हैं। किंतु अब आपको इसके लिए तुकबंदी स्वतः लिखनी होगी। जैसे ये अटकन बटकन दही चटाके बन फूले बंगाले आदि, इस तरह की जो तुकबंदियाँ होती हैं वो आप स्वतः खुद ही लिखिएगा। चौथा प्रश्न, भोलानाथ अपने साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। पहले खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी। घर की कोई भी अनुपयोगी, जो कि यूजलेस चीज़ होती थी, अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि होने की संभावना ही नहीं होती थी। धूल मिट्टी से खेलने में उन्हें पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर और ना ही किसी प्रकार का कोई निर्देशन होता था। आज भोलानाथ के समय से भिन्न खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन तथा सुरक्षा हर समय हमारे सिर पर हावी रहती है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। भोलानाथ और उसके साथी अपने आसपास उपलब्ध साधारण से साधारण चीज़ को भी खिलौना बना लेते थे। जैसा अभी आपने पाठ में पढ़ा है, मिट्टी खेत में जाते थे तो मिट्टी से वो गीली मिट्टी से जलेबी बना लेते, तो आदि आदि वो कल्पना के आधार पे होती थी। मैं या तो अपने आज के ज़माने में यदि बच्चा कहता है तो कहेगा मैं या तो अपने स्मार्टफोन पर कोई गेम खेलता हूँ या फिर अपने स्कूल में क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। कभी कभी अपने घर के आसपास गली में या अन्य बच्चों के साथ पिट्ठू खेल खेलता हूँ। लेकिन हमें भोलानाथ और उसके साथियों की तरह पूरे दिन खेलने की आज़ादी आज के समय में नहीं मिल पाती है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इस पाठ के लगभग सभी प्रसंग दिल को छूने वाले हैं। जैसा अभी आपने पाठ में पढ़ा, भोलानाथ द्वारा बाबूजी के कंधे की सवारी, उसकी मैया द्वारा उसे तोता मैना के कौर बनाकर खिलाना, उसकी अपने बाबूजी के साथ कुश्ती, सांप के डर से भागकर उसका अपनी माँ के आंचल में छुप जाना, ये सब कुछ विशेष प्रसंग है। जैसे माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, फिर उसका छटपटाना, फिर भी माँ उसे कन्हैया बना कर के ही छोड़ती थी, तथा बाबूजी के साथ आकर रोना, सिसकना, भूलकर अपने साथियों के साथ खेल में शामिल हो जाना, भोलानाथ और उसके साथियों का टीले पर चूहे का बिल देख कर के पानी उलीचना, बिल से चूहे की जगह सांप का निकलना, फिर तो बच्चों का डरना, इधर उधर कांटों में भागना, भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के लेने पर भी माँ की गोद ना छोड़ना, मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है। प्रश्न 6, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। 30 के दशक को बीते हुए 70 साल हो गए हैं। यह एक लंबा अरसा होता है, इसलिए बहुत कुछ बड़े पैमाने पर बदल चुका। अब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ अत्यंत गरीब बच्चों को छोड़कर। क्रिकेट गांव में काफ़ी लोकप्रिय है, आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरे का प्रचलन समाप्त हो गया है। पहले ज़माने में घरों के आगे चबूतरा दिखाई देता था, जिस चबूतरे पर भोलानाथ बैठ कर के खेल खेला करता था। आज परिवार में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, यानी कि सिंगल फैमिली रहने लग गई हैं। जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिससे बाद बच्चे आज समूह में दिखाई नहीं देते हैं।
आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे हैं। लोग स्वयं डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। कई घरों के बच्चे तो मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध गेम का भी आनंद उठाते हैं। अब राम नाम लिखने वाले बाबूजी भी शायद देखने को ही मिलें, यानी कि बहुत मुश्किल है इस तरह राम नाम लिखने वाले व्यक्ति देखने को मिले। तो इस तरह से आप दोनों ग्राम्य संस्कृति 30 के दशक की ग्राम संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसको आप फिर से पुनः एक बार पढ़िएगा, पढ़ करके समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारा ये इंटरेस्टिंग रोचक प्रसंग आए हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, और पढ़ करके इसको जितने मैंने प्रश्नों की चर्चा की है उनको आप फेयर नोटबुक में लिखिएगा, लिख करके याद करिएगा। और आज के लिए इस कक्षा में इतना ही है। अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन नए वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे वो क्लास 10th A, B हो या C हो, सबको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, फॉर गेटिंग द न्यू वीडियोस। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।